गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हमें तीसरा चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव पढ़ने से पहले अपन विभवांतर पढ़ते हैं और उसके बाद विभवांतर की ही परिभाषा से अपन विभव पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ ये मान लो विद्युत क्षेत्र है इस प्लस क्यू का, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में यदि अपन किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक अगर ले जाएं तो हमें कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र जो होगा वो धनावेशित भाग का होगा या धनात्मक विद्युत क्षेत्र होगा। और ये Q0 जो परीक्षण आवेश है वो स्वयं जो है वो एक धनावेशित है। तो इन दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो परीक्षण आवेश Q0 है वो अगर बिंदु A पर है तो ये दूर जाना चाहेगा। इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। और यदि अपन इसको बिंदु A से बिंदु B तक अगर ले जाना चाहें तो हमें इस पर कार्य करना होगा, ठीक है। बिंदु B से तो A पर अपने आप ही आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, उस पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिंदु A से B तक लाने के लिए, क्योंकि अपन विद्युत क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं, उसको धनावेशित की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। तो एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह इन दोनों बिंदुओं, कौन से दोनों बिंदु? B और A, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर, जिसको अपन कहते हैं विभवांतर, के बराबर होगा। आप दोबारा सुने, ये परीक्षण आवेश है, इसको अपन ने एकांक कर दिया। एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक अर्थात विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र की दिशा का इधर देखो बाहर की ओर होगी, प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है और हम परीक्षण आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं? अंदर की ओर। तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। हम परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बिंदु A से B तक या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं कि इस A बिंदु को अपन कहाँ मान लेते हैं? अनंत पर। बिंदु A मान लो अनंत पर है और अपन परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की ओर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक B तक ले जाने के लिए जितना कार्य होगा उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत विभव। तो यहाँ पर दोनों की परिभाषाओं में केवल एक अंतर है। अगर अपन विभवांतर पढ़ रहे हैं, विभव में अंतर अगर पढ़ रहे हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र में ही, इसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाना है। और अगर हमें विभव पढ़ना है, किसी एक बिंदु पर अगर विभव पढ़ना है, तो हमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना होगा? अनंत से। बात समझ में आ गई? तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने के लिए जितना कार्य किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो दोनों में अंतर पता चल गया। विभवांतर में क्या करना है? ये अपन ने 10th में भी पढ़ा था, 10th में भी ये बात आई है, विभवांतर और विभव। विभवांतर में विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और विभव में अनंत से लाना है परीक्षण आवेश को। कहाँ तक? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो क्लियर हो गया ये। और एकांक किसको कर रहे हैं? परीक्षण आवेश Q0 को एकांक कर रहे हैं, तो W ऊपर आएगा और Q0 नीचे आएगा, तो V बराबर W बटा Q0, ये अपना सूत्र हो जाएगा विभव का। ठीक है। अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं।
इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इकाई धनावेश को, ये इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। किन बिंदुओं के मध्य? कि जहां से जहां तक अपन लाए हैं, ठीक है। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? विद्युत क्षेत्र ई में इकाई धनावेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित किया जाए, ये ए से बी तक, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं सेम है। अपन ने बिंदु, इसमें दो बिंदु अंकित कर दिए, इसमें दो बिंदु की जगह हमने ए और बिंदु बी ले रखा है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बी बिंदु से ए बिंदु की ओर, इधर बाहर की ओर है, क्योंकि यहाँ धनावेश है और इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं और बिंदु ए से और बिंदु बी तक हम किसी भी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं। और क्षेत्र की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर है। तो हम, हमारी दिशा कहाँ है? Q0 को ले जाने की दिशा कहाँ है? ए से बी तक। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के ऑपोजिट हो गई ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो गई ना। तो ये अपन इसको समझ सकते हैं। तो W कार्य है, परीक्षण आवेश W बटा Q0, Q0 को अपन ने एक अंक कर रखा है। तो W ए से बी तक, ए के बाद में ये तीर का चिन्ह बी तक है, मतलब ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो विभवांतर क्या जाएगा? VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है, बराबर एक ये सूत्र होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो विभव है उसके मध्य ये सूत्र है। विभव में और तीव्रता में संबंध ज्ञात करने के लिए एक ये सूत्र होता है। इसका अपन ने मात्रक भी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने मात्रक भी पढ़ा था। मैंने कहा था कि इसका सूत्र अपन आगे पढ़ेंगे। तो तीव्रता E बराबर वोल्ट प्रति मीटर अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो। अभी अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे, उसमें भी मात्रक यही था, वोल्ट प्रति मीटर था ना। तो वोल्ट देखो, इसका मात्रक तो हो गया वोल्ट, और ये दूरी है, दूरी का इधर भाग लगा देंगे तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? तीव्रता का। तो एक विभव और तीव्रता में संबंध ज्ञात करने के लिए एक ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र समझ में आ गया सबके। कार्य बिंदु को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? ए से बी बिंदु तक। तो विभवांतर क्या जाएगा? VA माइनस VB। बी बिंदु पर कितना विभव है? VB। ए बिंदु पर कितना विभव है? VA। और विभवांतर का मतलब अपन दोनों को घटा देंगे। बी बिंदु पर विभव ज्यादा है, ए बिंदु पर विभव कम है, ठीक है। विभव का मतलब यहाँ विरोध से है, मतलब ये Q0 अगर बी बिंदु पर होगा तो उसको धक्का ज्यादा लगेगा, ए बिंदु पर होगा तो बी बिंदु की तुलना में धक्का कम लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब है विरोध कम होगा इसका। तो जहां पर विरोध ज्यादा होता है वहां विभव ज्यादा होगा, जहां विरोध कम होता है वहां विभव कम होगा। तो ये इसको अपन ने लगा दी समीकरण 1। यदि ए अनंत पर हो तो, ये अपन ने यहाँ चित्र के माध्यम से समझा कि ए जो है अगर मान लो अनंत पर है और परीक्षण आवेश अपन अनंत से ला रहे हैं, तो समीकरण 1 से यहाँ देखिए, इस VA की जगह यहाँ अनंत कर देंगे, V अनंत। और V अनंत का मतलब अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, अनंत पर विभव नहीं होता, विरोध नहीं होता। तो यहाँ ये चीज क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो केवल क्या बचेगा? केवल बचेगा VB। तो VB बराबर माइनस E डॉट DR, और यहाँ A लिखा हुआ था ना, A की जगह हमने क्या लगा दिया? अनंत। तो अनंत से कहाँ तक? B बिंदु तक। क्लियर है? तो ये अनंत से B बिंदु तक E डॉट DR, ये हमारा फाइनली सूत्र बन गया। व्यापक रूप से अपन ने बिंदु B लिया, तो बिंदु B की जगह अपन R दूरी लेते हैं ना, R दूरी।
भी कितनी दूरी, अपन ने r दूरी मान लेते हैं कि भी आवेश से r दूरी तक लाने के लिए, तो व्यापक रूप से अपन बिंदु B की जगह r भी ले सकते हैं। तो यहाँ r दूरी तक लाने के लिए जितना भी कार्य करना होगा वह विभव कहलाएगा। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। ये संबंध किसमें है? ये संबंध है आपका विभव और तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक सूत्र तो देखो ये बनता है V बराबर W बटा Q0, W बटा Q0। यहाँ पर Q0 को अपन ने क्या कर रखा है? एकांक कर रखा है। देखो इकाई धनावेश, ठीक है ना, इकाई धनावेश, एकांक धनावेश को। तो ये W बटा Q0 बराबर V, ये अपन ने 10th में भी अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये समीकरण 2 में प्राप्त हो गई। यहाँ पर परिभाषा हम ले सकते हैं उसकी विभव की। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा और एक आपको विभवांतर की परिभाषा और एक आपको सूत्र, इसमें ये 3 चीज़ें आपके मोस्ट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक जो विद्युत विभव और विभवांतर है, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। ये अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दोनों का विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। और राशि कैसी है? ये अदिश, ठीक है। 1 वोल्ट इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। अब 1 वोल्ट की परिभाषा लेनी है। ये इकाई वोल्ट मीटर, इसकी जो विभव और विभवांतर है उसकी इकाई क्या है? 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा अगर हमें लेनी है तो हमारे पास सूत्र कौन सा है? ये हमारे पास सूत्र है V बराबर W बटे Q0, W बटे Q0 ये हमारा सूत्र है। तो हमें W को भी 1 करना होगा और आवेश को भी 1 करना होगा। तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विभव या विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये अपन 1 ओम की परिभाषा अपन ने दी थी, या अपन दे सकते हैं, या 1 जूल की अपन ने परिभाषा दी थी। तो ये सब अपन ने बहुत बार पिछली क्लासों में अपन ये परिभाषाएं दे चुके हैं। तो हमें किसी भी 1 ओम, 1 जूल, 1 वोल्ट या किसी भी तरह की जो मात्रक है उसमें अगर इकाई का अगर हमें डेफिनेशन लेना है तो हमें उस फॉर्मूले में दोनों ऊपर वाली नीचे वाली दोनों राशियों को हमें इकाई करना होता है, ठीक है। तो अपन इसको देख सकते हैं इस प्रकार से कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल। तो हमने W को 1 कर दिया, हमने आवेश को 1 कर दिया, तो विभव भी कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई? अब है विमा। विमीय सूत्र क्या हो सकता है? विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। विद्युत विभव का सूत्र हमारे पास में क्या है? V बराबर W बटा Q0। क्या सूत्र है? V बराबर W बटे Q0। तो इस सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
W जो कार्य है उसकी विमा क्या होती है, m1 L2 T-2, और नीचे बटे में आवेश है, आवेश का मात्रक होता है A1 T1। तो ये दोनों जब ऊपर आएंगे तो A1 भी माइनस में चला जाएगा और T1 भी माइनस में चला जाता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब हमने यहाँ पर कोई भी एक बिंदु आवेश ले लिया जो क्या है, Q है। इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु B है जहां हमें विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करने के लिए निश्चित रूप से हम परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाना होगा। ठीक है, हमें परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाना है, हम अनंत से उसको लाते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ दे रखी है, बाहर की ओर दर्शा रखी है। तो माना कोई बिंदु आवेश Q निर्वात में बिंदु A पर स्थित है, अनंत पर है जो, आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है बिंदु B पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r² और r कैप अपन ने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपन ने सदिश को व्यक्त कर रखा है इसलिए। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पर दिशा को व्यक्त कर रखा है सदिश के रूप में, इसलिए हमें एकांक सदिश लगाना है। तो ये ई का सूत्र होता है, क्या होता है, KQ/r²। ये अपन ने पीछे पढ़ा है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। परंतु विद्युत विभव V बराबर, ये सूत्र भी अपन ने अभी भी पढ़ा है, E.dr अनंत से स्मॉल r तक। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। क्यों, क्योंकि अपन किसको पढ़ रहे हैं, विभव को पढ़ रहे हैं। जब भी विभव पढ़े आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक। किसी आवेश को अपन अनंत से ला रहे हैं और कहाँ तक लाएंगे, इसको कहाँ तक लाएंगे, देखिए ये B बिंदु पर, जो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। क्लियर हो गया। तो यहाँ इसकी जगह ये डॉट हटा के हम यहाँ कोस लगा देंगे और इस E का यहाँ पर अपन मान लिख देंगे, ये वाला सूत्र। तो ये वाला सूत्र यहाँ आ जाएगा। या एकांक सदिश के रूप में भी अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, कोस वहाँ अगर कोस न लगाए तो V बराबर माइनस अनंत से r दूरी तक, ये अपन ने E का मान लगा दिया और ये देखो यहाँ डॉट लगा रखा है। ये डॉट को अपन ने कोस में अभी यहाँ चेंज नहीं किया, अब अपन इन दोनों के बीच में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये डॉट लगा रखा है। अब इस डॉट को अगर अपन कोस के रूप में बदलें तो क्या जाएगा, एकांक का परिमाण कोस, जब भी डॉट को कोस में बदला जाता है तो क्या लिया जाता है, दोनों सदिशों के परिमाण। जैसे A डॉट B है तो A सदिश डॉट B सदिश, डॉट को हटाएंगे तो A और B के का सदिश नहीं लगाएंगे, तो AB cos थीटा सीधा आता है, जिसमें दोनों A और B के दोनों के अपन सदिश नहीं लगाते उसके ऊपर। तो केवल सदिश नहीं लगाते, इसका मतलब क्या आया, केवल उनका परिमाण आया। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर अपन डॉट हटाएंगे तो इसका परिमाण और इसका परिमाण यही आएगा ना। अब एकांक सदिश का परिमाण आप जानते हैं कितना होता है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, और 1 को हम लिखते नहीं है। तो यहाँ 1 को नहीं लिखा और केवल किसका परिमाण आ गया, dr का परिमाण, केवल dr का परिमाण। देखो सदिश हटा दिए यहाँ से, जब भी परिमाण लेते हैं सदिश नहीं लिखते। तो यहाँ पर इसको यूँ लिख सकते हैं, r कैप डॉट dr है, डॉट हटाया तो क्या जाएगा, r कैप का परिमाण, dr का परिमाण और कोस 0। कोस 0 का मान 1 है और r कैप का परिमाण भी 1 है, तो बचा क्या, केवल dr। तो यहाँ इन दोनों की जगह हम केवल क्या लिख देंगे, dr। तो ये KQ तो बाहर ले लिया, KQ को तो समाकलन से बाहर ले लिया और अंदर क्या बचेगा, dr/r²। dr इसको अपन dr लिख देंगे, dr/r², ये यहाँ अंदर बच गया। अब इसका समाकलन करना है,
समाकलन आप अपने आप भी कर सकते हैं। बताइए, इसका अगला स्टेप लिखा हुआ है सामने, लेकिन आप बता सकते हैं कि इस आर स्क्वायर का समाकलन करने के लिए हम इसे कहाँ ले जाएंगे। सबसे पहले इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, आर की घात -2 dr। समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख रखा है, आप यहाँ समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करने के लिए एक घात जोड़ेंगे और जुड़ी हुई घात का भाग लगाएंगे। यही करते हैं ना, एक जोड़ते हैं और जुड़ी हुई घात का भाग लगाते हैं। तो यहाँ -2 + 1 बटे -2 + 1, यही करेंगे। -2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और बटे में भी -1, तो r की घात -1 बटा -1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो -1 है वो तो यहाँ आ गया, और r की घात जो -1 था वो नीचे r को अपन ने बटे में ले लिया। तो इस तरह से इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ अलग से, अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर देखिए, ये r की घात -2 + 1 बटे में -2 प्लस ये 1, तो ये क्या बचेगा, ये आपका आएगा r की घात माइनस, ये गड़बड़ हो जाता है, -1, ठीक है। और अपोन में भी क्या बचेगा, -1, ठीक है। अब ये वाला जो -1 है, ये वाला जो माइनस है वो तो यहाँ आ जाएगा, वो तो यहाँ आ गया। और ये r की घात जो -1 है, ये कटा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। r की घात जो -1 है, ये -1 बटे में आ जाएगा नीचे, ये बटे में आ गया यहाँ पर r, तो ये प्लस का बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका जब अपन समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ते हैं और जुड़ी हुई घात का हम भाग लगाते हैं। r की घात -2 + 1, तो यहाँ -1 बचेगा, बटे में भी -1 बचेगा। ये वाला जो माइनस है वो यहाँ आ गया बीच में ऊपर, और r की घात जो -1 है उसको अपन बटे में नीचे लाएंगे तो ये r बन जाएगा। आ गया सबके समझ में। ये स्टेप अपन कर सकते हैं, और ये आता भी होगा आप लोगों को, क्योंकि 11वीं क्लास में अपन समाकलन पढ़ चुके हैं। और यहाँ अपन ने सीमा लगा दी, यहाँ अपन ने लिमिट लगा दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा लगानी है। ऊपरी सीमा क्या है, r, और निम्न सीमा क्या है, अनंत। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा r लगाएंगे तो r पहले से ही है तो वही लिख देंगे यहाँ पे। तो -1 बटे r और प्लस ये 0 आ जाएगा, ये वाला पद। इनफाइनाइट लगाएंगे, 1 बटा इनफाइनाइट 0 होता है, तो यहाँ पर ने 0 लिख दिया। ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, हमारा जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा V बराबर KQ बटे R। V बराबर KQ बटे r। K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब जो विभव है वो किस पर निर्भर कर रहा है, देखो, एक तो Q पर, Q के समानुपाती है। जितना ज्यादा आवेश होगा विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी विभव का मान उतना ही कम होगा। तो ये तो दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेश के समानुपाती होता है। समझ में आ गया।
तो ये बात अपन भाषा में भी लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान Q के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव माध्यम की विद्युतशीलता पर भी निर्भर करता है। देखो विद्युतशीलता है ना यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युतशीलता पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर अगर कोई अपन माध्यम लगा दें तो V का मान बदल जाएगा। अब ये अपन आरेख ले सकते हैं किस किस के बीच में, V और R के बीच में। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ये ध्यान रखना आप। एक बात आप ध्यान रखोगे कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो कर्व जो है वो अंदर जाता है, अंदर की ओर जाता है। जो चेंज होगा वो ये होगा कि ये जो ग्राफ आया ये डीपली होगा, अंदर गहरा होगा। ठीक है, ये शायद मैंने बोर्ड पे आपको बता भी रखा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आरेख कैसा आता है, और अगर सिंपली एक घात के अगर व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आरेख इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। दोनों के ग्राफ में डिफरेंस बता रखा है कि E और V दोनों का दूरी के साथ जो ग्राफ है वो एक साथ दिखा रखा है, जिससे आपको ये पता रहे कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आरेख क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है। तो ये आपको बिंदु आवेश के कारण हमने ये पढ़ा विद्युत विभव का। तो ये आप इसमें दो चीजें आई हैं, विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, अपन ने इतना पढ़ा है। अगला जो बिंदु है हमारा, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, प्रोटॉन से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रोटॉन। अब आवेश कौन सा दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन धनावेशित है। ठीक है, तो धनात्मक आवेश है मतलब Q+ है, और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और दूरी हमें कितनी दे रखी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। विभव की गणना करनी है, Q दे रखा है, R दे रखा है, V ज्ञात करना है। सिंपली हमारे पास में फॉर्मूला ये है KQ/R। आसानी से कर सकते हो, सीधा सीधा है। R का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया 10⁻⁻10 मीटर। Q जो है वो धनात्मक E होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। V बराबर KQ/R। K का मान 9 × 10⁻9 गुणा Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और R का मान 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसका मान आएगा 28.1 वोल्ट, जिसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट घात अगर ज़्यादा नहीं होती तो आप सीधा भी ऐसे 28.8 वोल्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आपके ये इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये भी एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ये जो अपन ने गाउस जो नियम पढ़ा था उसके अथवा में ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सिंपल सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। देखो हमने यहाँ पर, मैं आज इसको समझा देती हूँ। हमने विद्युत द्विध्रुव ले रखा है। विद्युत द्विध्रुव मतलब एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, परिमाण में समान है, और दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 2a। विद्युत द्विध्रुव से आप परिचित हैं, आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव अपन किसे कहते हैं, जानते हो ना। दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका मध्य बिंदु क्या है, O। ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे अपन A लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे अपन क्या लेंगे, A लेंगे। ठीक है, अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस केंद्र से मतलब O से और स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु O' है।
इस बिंदु ओ डैश पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, जैसा कि अपन ने पीछे बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु B लिया था, वहां हमने विद्युत विभव की गणना की थी, वो बिंदु आवेश के कारण था। अब इसमें बिंदु आवेश नहीं है, अब विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें गणना करनी है। तो यहाँ देखिए, इस पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम ये मानते हैं कि प्लस आवेश से, जो धनात्मक आवेश है उससे, क्योंकि विभव की गणना करने के लिए सीधा सीधा हमारे पास में क्या चाहिए, जैसे तीव्रता के लिए अपन ने पढ़ा था कि तीव्रता ज्ञात करने के लिए Q और R चाहिए, ठीक उसी प्रकार विभव ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, Q और R। ठीक है, दूरी चाहिए और हमें आवेश चाहिए। तो आवेश तो हमारे पास में दे रखा है, Q है, प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, लेकिन हमें दूरी तो माननी पड़ेगी ना, बिना दूरी के अपन विभव नहीं ज्ञात कर सकते। तो प्लस Q आवेश से हम दूरी मान लेते हैं यहाँ पे O डैश की, क्या दूरी है, R1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से जो इसकी दूरी है, ये C बिंदु ले रखा है, इस C बिंदु से इसकी जो दूरी अपन ले लेते हैं वो मान लो ले लेते हैं R2। तो R1 और R2 दोनों दूरियां ले ली, और O से जो दूरी ले रखी है वो कितनी ले रखी है, R। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जो है, आगे जो अपन डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हमें R1 और R2 के मान चाहिएंगे, क्योंकि हमें वहाँ वैल्यू रखनी होगी। तो वो वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ बिंदु A से, और इस पर अपन लंब डालते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं और ये लंब आगे भी डाल सकते हैं। अब ये जो दूरी है विद्युत द्विध्रुव की, A से लेकर C तक की जो दूरी है बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत अल्प दूरी होती है। इसलिए अगर अपन बिंदु A से इस लाइन पर लंब डालें तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, डाला गया लंब जो होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ये जब भी आप डायग्राम बनाओ तब इस दूरी को आपको छोटा दर्शाना है। मैंने तो चित्र बनाया था, छोटा ही बनाया था, लेकिन उसको जूम करके आपको दिखा रखा है, इसलिए वो बड़ा लग रहा है आपको। तो आप जब भी आप अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाओ तो A से C तक की जो दूरी आप ले रहे हो इसको छोटा बनाना है। ठीक है ना, ये जो AC लाइन है उसको आपको छोटी बनानी है, छोटी खींचनी है। क्यों, क्योंकि ये परिभाषा में भी आता है कि ये बहुत अल्प दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने लंब डाला और ये लंब यहाँ कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R है, R1 है, तो यहाँ से अपन ने इस पर लंब डाला, यूँ एक तरह का चाप मान सकते हैं। तो ये B O डैश और A O डैश बराबर होंगे दोनों, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, ऐसे अपन चाप मान सकते हैं इसको। ठीक है, और अल्प दूरी है इसलिए, ये दूरी जो है बहुत अल्प है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव के लिए है ये केवल। बाकी जनरली अगर अपन ज्यामिति बनाते हैं, जनरली अगर अपन ये चित्र बनाते हैं तो उसमें ये उस पर लंब नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है, R2, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी ले सकते हैं, R1। O डैश से B बिंदु तक की दूरी कितनी है, R1, और पूरी कितनी है, R2। तो ये कितनी जाएगी, R2 माइनस R1, घटा देंगे ना आपस में दोनों को, तो R2 माइनस R1 ये वाली दूरी जाएगी। तो चित्र में जो जो चीज़ें बनी हुई है वो सारी आपकी समझ में आ गई। ये कोण अपन ने थीटा ले रखा है, ये थीटा है, तो लगभग ये भी थीटा ही होगा। तो एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन जाता है A, B और C, जहाँ पर C पर कोण थीटा बना हुआ है, B पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। चित्र क्लियर हो गया पूरा। कल इसको दोबारा एक बार समझा देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ें, जो असाइनमेंट में आपको दे रखा है उसको आप जमा करवाएं न्यूमेरिकल करके। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।